हेलो दोस्तों, आज हम बीएनएसएस जो है वो पढ़ेंगे। बीएनएसएस 2023 जो कि आपका यूपी एपीओ के लिए और आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी सिविल जज की हो या अदर स्टेट की सिविल जज की एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये कारगर रहेगी। और आज हमारा इसको लेकर एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी और मतलब कम टाइम में इसको कवर करेंगे ताकि थोड़ा स्पीड के साथ में, ताकि सिलेबस जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत लंबा जो है इसमें टाइम लगेगा इसको खत्म करने में। तो इसलिए तेजी से इसको कवर किया जाएगा और इसको लेकर जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्लास है यूपी एपीओ के लिए और इसको हम कवर करेंगे लगभग 40 से 45 दिन में। हमारा बीएनएसएस और बीएनएस मतलब इसी के साथ में हमारे बीएनएस के लेक्चर और बीएसए के लेक्चर, यानी तीनों को हम 40 से 45 दिन में टारगेट करेंगे खत्म करने का। और फिर इसके बाद में हम मॉक टेस्ट भी जो है शुरू करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो है ये मॉक टेस्ट रहेंगे। तो पहले हम इन तीनों सब्जेक्ट को 40-45 दिन में, और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका लॉ के सब्जेक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है 10 नंबर का, उसको भी इसमें कवर किया जाएगा 40 से 45 दिन के भीतर। तो आज बीएनएसएस को लेकर जो है स्टार्ट करते हैं क्लास। इसका इंट्रो है बेसिक, क्योंकि बीएनएसएस है तो है क्या, एक प्रोसीजरल लॉ है, और एक लेक्स फोरी है। लेक्स फोरी लॉ है, ये जो प्रोसीजरल है बीएनएसएस जो है वो लेक्स फोरी विधि है। फोरी का मतलब क्या होता है? फोरी का मतलब होता है लॉ ऑफ फोरम, यानी किसी न्यायालय की विधि जो है इसको कहा जाता है। यानी लेक्स फोरी होता है उस देश या न्यायालय की विधि जिसका मतलब जिस देश का न्यायालय उस वाद की या मामले की सुनवाई कर रहा होता है। यानी यहाँ पे कोई भी वाद है, उसकी प्रक्रिया या कोई एविडेंस ग्रहण किया जाता है, उसके संबंध में ये सब लेक्स फोरी से ही कंट्रोल होते हैं। ठीक, तो ये है। उसके बाद में बीएनएसएस के संबंध में जो है, इससे पहले जो बीएनएसएस 2023 है, इससे पहले इसकी कहानी क्या है कि भारत के लिए सीआरपीसी का विकास जो 1860 में जब आईपीसी बनी थी, तो उसके बाद 1861 में सीआरपीसी जो है वो पारित की गई। उसके बाद फिर 1898 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था सीआरपीसी को, और फिर एक नई सीआरपीसी 1898 जो वो लाई गई, जिसमें बहुत सारे संशोधन के बाद जो उसको लाया गया था। और इस तरह से 1898 के बाद यानी आजादी के बाद एक तरह से विधि आयोग ने पुरानी संहिता की गहन समीक्षा करी, और जिसके परिणाम स्वरूप 41वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने इस काफी जो है सिफारिशें की, और ये सिफारिशें 1969 में प्रस्तुत की गई। इन सिफारिशों के आधार पर सीआरपीसी 1973 का ड्राफ्ट तैयार किया गया, और ये 1973 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई सीआरपीसी। अब चूंकि इसमें भी काफी संशोधन जो है वो किए गए थे 1973 के बाद से, बार बार इसमें संशोधन हो रहे थे, बहुत सारी धाराएं इसमें जोड़ी गई थी। तो और ब्रिटिश काल के दौरान जो है ये जो प्रोविजन थे वो उस काल के दौरान, उस समय के दौरान जो है वो बनाए गए थे। तो काफी चीजें ब्रिटिश काल के दौरान की चीजें थी और उसी से प्रभावित थी। तो 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्रिटिश काल के दौरान सभी डिपार्टमेंट्स में बनाए गए सभी कानूनों को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस करी। तो इन्होंने गृह मंत्रालय की ओर से, जो होम मिनिस्ट्री उसकी ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 18 राज्यों से, 6 यूटी से और सुप्रीम कोर्ट से, और 16 हाई कोर्ट से, 5 जुडिशियल एकेडमी से, कम से कम 22 जो है वो लॉ यूनिवर्सिटी से, 142 संसद के सदस्यों के द्वारा, लगभग 270 विधायकों के द्वारा और आम जनता से इन नए कानूनों पर अपने सुझाव जो है इसके मांगे गए थे। यानी बीएनएसएस, बीएनएस और बीएसए पर लगभग 2019 से लेकर 4 साल तक मतलब इसमें गहन चर्चा हुई। और उसके बाद 4 साल के बाद में लगभग 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में इसको लेकर विधेयक पेश किया गया। जब विधेयक पेश किया गया तो लोकसभा से पास होने के बाद में ये 18 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश हुआ, और राज्यसभा में पेश होने के बाद में इसमें कुछ जो है
कमियां और सुधार के लिए जो है चर्चा की बात करी गई। तो इसीलिए इसको वापस जो है वो संसदीय स्थायी समिति जो है संसद की, उसको वापस भेज दिया गया। इस संसदीय स्थायी समिति ने इसकी जांच करी और फिर दोबारा इस समिति के द्वारा इसकी रिपोर्ट पेश की गई 10 नवंबर 2023 को लोकसभा को। फिर लोकसभा ने इसे पुनः जो है नए बिल के रूप में दोबारा से पेश किया 12 दिसंबर 2023 को, और 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा से पास होने के बाद में राज्यसभा में ये पुनः प्रस्तुत किया गया दोबारा से 20 दिसंबर 2023 को, और फिर इस पर राष्ट्रपति की परमिशन मिली 25 दिसंबर 2023 को, और 25 दिसंबर 2023 को परमिशन मिलने के बाद 1 जुलाई 2024 से बीएनएसएस जो है वो लागू हो गई संपूर्ण भारत में। तो इस तरह से हमने देखा इसका संक्षिप्त जो है वो इतिहास और इसके लागू होने की प्रक्रिया किस तरह से ये बनी। उसके बाद में बीएनएसएस 2023 की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, क्योंकि जो सीआरपीसी थी उसमें काफी जटिल कानूनी प्रक्रिया थी, जिसके कारण न्याय मिलने में देरी होती थी। अदालतों में बड़ी संख्या में मामले जो है वो पेंडिंग में चल रहे थे, और पेंडिंग की वजह से जो है वो इसमें जो सजा का जो रेट है, पनिशमेंट रेट जो था वो काफी कम था, क्योंकि जब पेंडिंग जो केसेस रहेंगे वो करोड़ों केस पेंडिंग थे संपूर्ण भारत में मिलाकर। और नेक्स्ट उसमें क्या है कि विधिक प्रणाली में जो टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग का निम्न स्तर, यानी कम से कम टेक्नोलॉजी इसमें यूज हो रही थी, बहुत कम। निर्धारित समय अवधि, यानी जो सीआरपीसी थी उसमें काफी जगह प्रोसीडिंग में, चाहे वो इंक्वायरी को लेके, इन्वेस्टिगेशन को लेके, ट्रायल को लेके, है ना, बेल को लेके, इनको लेके समय अवधि जो है वो कहीं कहीं काफी अभाव इसमें देखा गया था, और इसी के कारण जांच प्रणाली में देरी आ रही थी। उसके बाद में जो फॉरेंसिक था, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है जांच के लिए, उसका अपर्याप्त उपयोग जो है इसमें किया जा रहा था, इस अपर्याप्त प्रावधान थे उसके। और उसके बाद में इन्हीं कमियों को, इन्हीं आवश्यकताओं को देखते हुए भारत के विधि आयोग ने अपनी विभिन्न रिपोर्ट्स में आपराधिक कानून में कई संशोधन की सिफारिश की थी, इसलिए ये आए थे। और इसके अलावा विधि आयोग के अलावा भी, जैसे कि बेस बरुआ समिति थी 2014 की, विश्वनाथन समिति थी 2017 की, मलिमत कमेटी थी 2000 में जो गठित की गई थी, और माधव मेनन समिति 2006 में जो गठित की गई थी। इस तरह अनेक समितियों ने आपराधिक कानूनों में विशिष्ट संशोधन और आपराधिक न्याय प्रणाली में सामान्य सुधारों की सिफारिश की थी, और इन्हीं के कारण ही जो है ये, इन आवश्यकताओं को देखते हुए और इन सुधारों की सिफारिशों को देखते हुए ही बीएनएसएस को लाया गया था। अब इसके बीएनएसएस के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट है कि अपराध की जांच में टेक्नोलॉजी का और फॉरेंसिक साइंस का उपयोग जो है वो करना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करना, और एफआईआर वगैरह दर्ज करना, समन की तामील इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करना, ये सब। उसके बाद समयबद्ध जांच करना, यानी टाइम लगा दिया कई जगह पे जांच के लिए, सुनवाई के लिए और निर्णय सुनाने के लिए समय सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं। उसके बाद पीड़ित को एफआईआर की प्रति की आपूर्ति और उन्हें डिजिटल माध्यम सहित जांच की प्रगति के बारे में सूचित करने के लिए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना। जिन मामलों में सजा 7 साल या उससे अधिक है, वहां सरकार के द्वारा केस वापस लेने से पहले पीड़ित को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना, यानी ये इस तरह के प्रोविजन इसमें बीएनएसएस में किए गए हैं। छोटे और कम गंभीर प्रकृति के जो मामले हैं उनमें संक्षिप्त विचारण जो वो अनिवार्य कर दिया जाना। अभियुक्त व्यक्ति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूछताछ वगैरह करना, ये इसके ऑब्जेक्ट हो गए। तो इस तरह से हमने देखा इसके ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद में अब बात आते हैं बीएनएसएस में जो प्रावधान है उनको लेकर के हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो हमें पता है कि बीएनएसएस में जो टोटल चैप्टर है वो 39 है। अब जो सीआरपीसी थी उसमें कितने चैप्टर थे, 37 थे। सीआरपीसी जो थी उसमें 37 चैप्टर थे, तो 2 चैप्टर इसमें बढ़े,
दो चैप्टर कैसे बढ़े? वो बढ़े चैप्टर नहीं है, बल्कि उनका क्रमांक चेंज होने की वजह से हो गया, क्योंकि इसमें जो 7A चैप्टर था और 21A जो चैप्टर था, इन दो चैप्टर की नंबरिंग की वजह से इसका नंबरिंग जब चैप्टर 7 से 7 बराबर हो जाएंगे तो इसका 7A का कितना चैप्टर हो जाएगा? 8। तो एक नंबर ये बढ़ गया। अब जब ये 8 हो गया, अब 21 पे आके 21 नंबर चैप्टर का नंबरिंग क्या हो गया? 22। तो अब 21A का क्या हो जाएगा? 23। तो अब कितना बढ़ गया? अब यहाँ 22 नंबर चैप्टर का 24 हो जाएगा, यानी दो चैप्टर यहाँ पर इस तरह से बढ़ गए, तो ये 39 चैप्टर हो गए। उसके बाद में चैप्टर के बाद में अब बात आती है सेक्शन की। तो सेक्शन इसमें कितनी जो है थी, बीएनएसएस में कितनी है? 531। जबकि हम सीआरपीसी में देखते हैं तो उसमें कितनी सेक्शन थी? 484। अब ये 484 सेक्शन से 531 सेक्शन होने के लिए क्या क्या चीजें जो इसमें हुई, देखो आप देखोगे जो जैसे 7A चैप्टर है, उस 7A चैप्टर में जो प्रोविजन है वो 105A से लेकर L तक है, ठीक। तो ये टोटल सेक्शन कितनी हो गई? 12। ऐसे ही 21A चैप्टर जो है उसमें भी 265A से लेकर L तक प्रोविजन है, तो ये भी कितनी सेक्शन हो गई? टोटल 12। तो 12 दूनी 24 सेक्शन तो ये हो गई। उसके बाद में कुछ सेक्शन ऐसी हैं जैसे कि जो भी एमेंडेड सेक्शन है, जैसे 25A सेक्शन है या 41A B C D, इस तरह की जो जितनी भी सेक्शन है, या 50A है, 53A है, 54A है, 55A है, 60A है ना, इस तरह के जो सेक्शन है, 164A है, 166A है, 166B है, मतलब पूरे सीआरपीसी में जो एमेंडेड सेक्शन थी वो लगभग बैठती हैं आपकी 27 सेक्शन। अब 27 सेक्शन में से कुछ सेक्शन ऐसी हैं इसमें, जैसे कि 41A और 41, ये दोनों सेक्शन एक ही में है, यानी ये 35 सेक्शन में है, तो दो सेक्शन एक ही में चली गई। और ऐसे ही 357A और B, ये आपकी 396 सेक्शन में है, यानी दो सेक्शन को एक ही में मर्ज कर दिया गया। तो इस तरह से इनकी नंबरिंग टोटल जो बन जाती है वो बनती है, आप देखेंगे 26, मतलब इनकी नंबरिंग होती है। 24 थी, 12 + 12 दो चैप्टर की 24 ये हो गई थी, है ना। नहीं, दो नंबरिंग ये कट गई यहां से, तो ये 24 बची, है ना। 24 से 25 मतलब उस तरीके से है, तो ये आपका हो गया 50, है ना। अब इसमें अगर हम देखते हैं टोटल सेक्शन जो इसमें जोड़ी गई हैं वो टोटल सेक्शन है 8, और जो रिपील्ड की गई हैं वो सेक्शन है टोटल 10 जो हटाई गई हैं। अगर 144A को आप काउंट नहीं करें तो 144A जो है इसका नंबरिंग से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसको काउंट अलग से नहीं कर रहे हैं। जो नंबरिंग वाली सेक्शन है, क्योंकि हम नंबरिंग को देख रहे हैं कि 531 कैसे बैठ रही हैं, तो 10 सेक्शन इसमें से हटाई गई हैं, 8 सेक्शन इसमें से जोड़ी गई हैं, है ना। तो अगर जो जोड़ी गई हैं तो टोटल सेक्शन हो गई नंबरिंग 58 में से 10 घटा दो तो कितने बचे? 48। अब 48 सेक्शन और टोटल कितनी सेक्शन थी? 484। अब 484 का नंबरिंग आप देखोगे तो यहाँ पे 532 बैठ रहा है, तो ये यहाँ पे जो नंबरिंग थी ना वो यहाँ पे 25 थी, तो 25 और 50 यहाँ पे ये 49 बन जाएगा, और इस तरह से ये यहाँ पे 10 हो जाएगी तो यहाँ पे 57 हो जाएगा, और ये यहाँ पे 47 हो जाएगा, और ये 531 हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब ये 531 है, तो इसमें कोई लोचा ऐसा नहीं है कि मतलब ज्यादा ट्रिकी आप देखेंगे कि 531 सेक्शन कैसे हुई। आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन सी सेक्शन जोड़ी गई हैं, उन 8 सेक्शन को याद रख लो, और कौन सी सेक्शन जो है वो रिपील्ड की गई है उनको देख लो। अगर आप इनमें भी देखोगे जो रिपील्ड की गई है 10 सेक्शन, जो 10 सेक्शन यहां से हटाई गई हैं, उनमें से 7 सेक्शन तो ऐसी हैं जो केवल महानगर मजिस्ट्रेट से रिलेटेड हैं। 7 सेक्शन तो वो हैं जो महानगर मजिस्ट्रेट से रिलेटेड हैं, और बाकी जो सेक्शन है इसमें 3 सेक्शन, वो जैसे एक सहायक सेशन न्यायाधीश है ना, उसके बाद में एक किशोरों के मामले में जो अधिकारिता थी 27 वाला वो है। तो इस तरह से 2-3 सेक्शन आपकी जो है वो अलग हैं,
बाकी एक 153 जो सेक्शन थी बाट और माप के बारे में निरीक्षण, तो 3 सेक्शन इनको और अगर अलग हटा दिया जाए तो 7 सेक्शन तो महानगर मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है। तो 10 सेक्शन जो रिपील की गई है, हटा दी गई हैं, तो वो आपकी समझ में आ गया होगा। और 8 सेक्शन जो जोड़ी गई हैं उनको याद रखना है। तो इस तरह से आपका जो समझने का है कि भाई कौन सी कहां क्रम, आप फिर तुरंत ही क्रम लगा लेंगे इसका, कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे कि इस सेक्शन, ये सेक्शन कौन से नंबर पर गई है। अगर आपको सीआरपीसी में वो सेक्शन पता है तो उतनी सेक्शन उधर ये आप कैलकुलेट करके जोड़ सकते हैं। अब बात आती है कि जो चैप्टर हैं आपके, इसमें जो हमने बता दिया चैप्टर, अब क्या बचा है इसमें, चैप्टर के बाद में बात आती है इसमें शेड्यूल की। तो शेड्यूल इसमें शेड्यूल जो है इसमें वो 2 हैं, जिसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें वही जो आईपीसी के अधीन जो अपराध हैं उनके बारे में बताया गया है और शेड्यूल फर्स्ट में, और शेड्यूल सेकंड जो है उसमें आपका जो अन्य विधि है उनके, मतलब वो सेकंड शेड्यूल जो वो प्रारूप की ड्राफ्टिंग की बात करता है, ठीक है। और फर्स्ट शेड्यूल में जो है उसमें 2 क्लॉज बनाए गए हैं, ए और बी। पहले में जो है कि आईपीसी के अधीन जो अपराध हैं उनके बारे में बताया गया है, और ये अन्य विधि के अधीन जो अपराध बताए गए हैं उनके बारे में है। तो शेड्यूल को तो बाद में देखेंगे। अब उसके बाद में इसमें कोई चेंज नहीं है कि भाई इसमें शेड्यूल 2 हैं और सीआरपीसी में भी 2 ही शेड्यूल थे, है ना, उसी तरीके से। बस इसमें जो ड्राफ्टिंग है, जो शेड्यूल सेकंड है यहाँ पे, जो शेड्यूल यहाँ पे सेकंड है, इसमें जो ड्राफ्टिंग नंबर है, क्योंकि जो सीआरपीसी में ड्राफ्टिंग नंबर थे वो 56 थे प्रारूपों की संख्या, और यहाँ पर जो बीएनएसएस है इसमें प्रारूप कितने हैं, 58 हैं। अब यहाँ पे 2 प्रारूप बढ़े, तो 2 प्रारूप जो बढ़े हैं उसमें ड्राफ्ट नंबर जो पहला है वो नया जोड़ा गया है। जो 41A का नोटिस जारी किया जाता है ना सीआरपीसी में, जो कि यहाँ पर किस सेक्शन में आता है, बीएनएसएस में 35 में, तो 35 का भी क्लॉज तीसरा इसमें आता है। तो ये वाला जो इससे रिलेटेड कि पुलिस के द्वारा व्यक्ति को अपने समक्ष निर्देश होने के लिए, अपने समक्ष जो है उपस्थित होने के लिए निर्देश दिया जाता है, तो उसका नोटिस का जो प्रारूप है वो यहाँ पर नया जोड़ा गया है। बाकी जो दूसरा नंबर है इसका 56 के बाद 58 क्यों हुआ है, दूसरा है कि इसमें एक संशोधित होके जो सीआरपीसी थी, इसमें एक प्रारूप जो था, प्रारूप था 44A। अब 44A जो प्रारूप है, क्योंकि 44 का प्रारूप का नंबर क्या हो जाएगा 45, क्योंकि एक तो पहला वाला तो नया जोड़ा गया है, तो अब यहाँ पे जो 44 नंबर है उसका प्रारूप हो जाएगा 45, और 44A का नंबर क्या हो जाएगा 46। तो इस तरह से ये क्रमांक जो है एक 2 बढ़ गए, एक प्रारूप पहला वाला और एक इसका नंबरिंग, तो इस तरह से 58 हो गए, ठीक। उसके बाद में अब जो नई धाराएं आती हैं जोड़े जाने वाली, तो उनमें आपको 8 धाराएं याद रखनी है। पहला 86 आपको याद रखना है, जिसमें अभी ये हम आगे देखेंगे। 86 यानी 86 याद रखना है, 105 और 107 2 सेक्शन यहाँ पर ये नजदीक हैं, ये 86 यहाँ पे दूर है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखना है। उसके बाद 172 है, ये बीच में है बिल्कुल। उसके बाद 2 सेक्शन 300 के नंबरिंग में है, 336 और 398, तो कितनी हो गई 3 4 5 6। उसके बाद में एक है 400 की नंबरिंग में 472, और एक है लास्ट वाली सेकंड लास्ट 530। तो इस तरह से ये आपको 8 सेक्शन याद रखनी है। यहां पर नंबरिंग यहां पे याद रख लो, बाकी अंदर का मटेरियल बाद में देखेंगे। तो 86 है, 105, 107, 172, 336, 398, 472, 530, इन सेक्शन को याद रखो। और जो हमने रिपील्ड वाली जो बताई कि वो आपको याद ही रखना है कि ज्यादातर महानगर मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है, 7 सेक्शन, और 3 सेक्शन वो थी जिनमें एक सहायक सेशन न्यायाधीश थी, एक किशोरों के मामले में अधिकारिता वाली, और एक बाट और माप के निरीक्षण वाली। 3 सेक्शन को हटा दो तो बाकी जो सेक्शन है 7 वो महानगर मजिस्ट्रेट से संबंधित है। तो वो आपको याद रहेगा कि वो सेक्शन जहां पे भी आ जाएगी कि महानगर मजिस्ट्रेट कौन सी सेक्शन रिपील कर दी गई है, कौन सी सेक्शन हटा दी गई है, तो उनमें आप तुरंत याद कर लेंगे। तो ये आपका जो है याद करने का एक तरीका इसमें हो गया। अब बात आती है
इसकी प्रोसीडिंग को थोड़ा सा समझने की। तो जो नए हैं उनके लिए ये आगे का वीडियो इसमें है कि उनको समझना है कि बीएनएसएस हो या सीआरपीसी, उनकी प्रोसीडिंग किस तरीके से होती है। तो इसमें बेसिक जो है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि इसका बेसिक प्रोसीडिंग क्या है, चाहे वो बीएनएसएस हो या फिर सीआरपीसी हो। तो इसमें क्या है, आपको अपना वीडियो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं ना, आप उसकी स्पीड जो है वो कम कर लेना, माइनस जो है वो 0.75 या -50 जो है वो कर लेना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, प्रोसीडिंग की बात करते हैं। तो इसमें जो चैप्टर हैं, चैप्टर कितने हो गए, 39 अभी बात किए थे, 39 चैप्टर है। अब वो 39 चैप्टर बीएनएसएस की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से डिवाइड है 39 चैप्टर में, वो देखते हैं। एक्चुअली चूंकि ये एक समेकित विधि होती है, समेकित मतलब बोलते हैं कंसोलिडेटेड, यानी अगर पॉक्सो में अगर कोई प्रक्रिया दी जा रही है केस दर्ज होने के बाद में, तो वहां पे भी ये बताया जा रहा है कि पॉक्सो के अधीन अपराध के लिए प्रक्रिया क्या होगी, सीआरपीसी होगी। या अब प्रेजेंट में अगर देखोगे तो इसके लिए क्या होगी, बीएनएसएस होगी। ऐसे ही अगर SC/ST एक्ट है, अगर वहां पे कोई अपराध हो रहा है उसके संबंध में प्रक्रिया कौन सी होगी, बीएनएसएस होगी। यानी हर किसी के लिए प्रक्रिया अलग अलग नहीं बनाई गई है। इन बीएनएसएस कई सारी विधियों के अधीन जो प्रक्रिया है उनको अपने आप में ही समेकित करती है, कंसोलिडेट कर देती है। एक जगह जो है कई सारी विधियों की जो प्रक्रिया उनको बीएनएसएस में दिया गया है। तो इसी तरह से इसीलिए इसको जो है वो कंसोलिडेटेड बोला जाता है, समेकित। ठीक, तो यहां पे जो इसका पर्पज हो जाता है, या कहो कि इसका जो ऑब्जेक्ट बन जाता है कि भाई इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो एक तो हो गया समेकित यानी कंसोलिडेटेड हो गया कि कई सारी विधियों के अधीन की जो प्रक्रियाएं वो बीएनएसएस में है। और दूसरा इसमें जो अमेंडमेंट की बात है कि भाई कभी भी अगर जरूरत पड़ती है तो सीआरपी बीएनएसएस में वो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, है ना। अब इसकी बात आती है कि प्रोसीडिंग किस तरीके से होगी 37 चैप्टर में। तो इसमें जो पहले आपके एक से लेकर चैप्टर 12 तक की जो प्रोविजन है ना, वो एक जनरल प्रोविजन है बीएनएसएस में। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक जनरल प्रोविजन कैसे हैं, क्योंकि यहां से ना अलग अलग जो अपराध से जुड़ी अलग अलग कार्रवाई होती हैं, या स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी संस्था का, जैसे कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस अधिकारी है तो उनकी अलग शक्ति है। यानी अलग अलग पार्ट को जो है यहाँ पे मर्ज किया गया है 1 से लेकर 12 नंबर चैप्टर तक, है ना। या फिर पुलिस के अलग, पहले पुलिस के कर्तव्य बता दिए कि भाई पुलिस के क्या क्या कर्तव्य रहेंगे शुरू में, है। या फिर मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बनाए रखना है, या मेंटेनेंस है उसको कैसे जो करना है, किसी व्यक्ति को बुलाना है तो वो कैसे बुलाना। ये प्रक्रिया के पार्ट नहीं है, ये जो आपराधिक प्रक्रिया होती है, यानी जब अपराध होता है उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो 13 नंबर चैप्टर से स्टार्ट होती है। इस अपराध के होने से पहले जो भी प्रक्रिया से, उस अपराध घटने के बाद की जो भी प्रक्रिया होनी है उससे रिलेटेड जो प्रोविजन रहेंगे वो आपके 1 से लेकर 12 नंबर चैप्टर तक आपके रहेंगे। उसके बाद में 13 नंबर चैप्टर से यहाँ की अपराध घटने के बाद में प्रक्रिया जो वो चलती है। तो अब ये जो जनरल प्रोविजन है इनको देख लेते हैं। जैसे पहला तो प्रिलिमिनरी की बात करता है चैप्टर, यहां पर, है ना। ये प्रिलिमिनरी की बात करता है जिसमें आपका डेफिनेशन वगैरह जो है और सेविंग क्लॉज बताया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है वो दंड न्यायालयों के और कार्यालयों का गठन, यानी उसकी बात करता है। यानी इसमें जो कोर्ट है, कोर्ट का जो है वो गठन किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, गठन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। तो यहाँ पे ये हो गए, जो कि आपका चैप्टर 1 है वो 1 से लेकर 5 तक है, और चैप्टर नंबर 2 जो है वो 6 से लेकर 20 तक है। ठीक, ये जो उसमें 25A तक था चैप्टर, वो यहाँ पर 20A तक है। फिर उसके बाद में तो इसमें अलग अलग जो कोर्ट से संबंधित जो अधिकारी हैं, जैसे कि यहाँ पर सारे मजिस्ट्रेट हो गए, चाहे वो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है ना, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट है,
लोक अभियोजक है, सहायक लोक अभियोजक है, और ये अभियोजन निदेशालय है यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे इनके गठन से संबंधित बातें की गई हैं। फिर यहाँ पे कोर्ट की पावर आती है, चैप्टर नंबर 3 में कोर्ट की पावर आती है, जो 21 से लेकर धारा 21 से लेकर धारा आपका जो है ये आता है 29 तक। तो 21 से लेकर 29 तक इसमें कोर्ट की पावर दी गई है। फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 आता है, जो कि कोर्ट की पावर के बाद में सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी पावर, और मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता जो व्यक्ति हैं उनके कर्तव्य की तरह, उनके कर्तव्यों की बात करता है ना। जैसे यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां हैं, जनता यहाँ पे कब मजिस्ट्रेट पुलिस को सहायता करेगी। तो यहाँ पे हो गए सीनियर ऑफिसर की, पहले कोर्ट की पावर दे दी गई, फिर कोर्ट के नीचे कौन से होंगे, सीनियर जो पुलिस ऑफिसर रहेंगे उनकी पावर आ गई। अब ये जो सीनियर ऑफिसर या जो पुलिस ऑफिसर हैं ये क्या करेंगे, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, ये यहां पर बताया गया है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आपका जो है, जो कि 35 से लेकर आपका 62 नंबर सेक्शन तक है ना, अरेस्ट ऑफ पर्सन। तो ये अरेस्ट ऑफ पर्सन 35 से 62 तक 5वां चैप्टर हो गया। यहाँ पे गिरफ्तारी की प्रक्रिया हो गई। उसके बाद में 62 सेक्शन के बाद में जब व्यक्ति को गिरफ्तार जैसे किया जा रहा है, तो वहां पे ये कोई व्यक्ति नहीं आता, यानी कोर्ट में यहाँ पे किसी व्यक्ति को, चाहे वो साक्षी के रूप में है या फिर वो किसी अन्य व्यक्ति है या फिर अभियुक्त है, उनको बुलाने के लिए, हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में जो वो जारी की जाती हैं। और ये जो चैप्टर नंबर 6 है आपका, वो है आपका 63 से लेकर 93 तक का। तो यहाँ पे समन हो गया, बुलाने के लिए क्या क्या जारी किए क्या क्या जारी किए जाते हैं, समन होता है, समन में नहीं आता है तो वारंट भी होता है ना, गिरफ्तारी का वारंट है यहाँ पर। फिर उसके बाद में वारंट के बाद उद्घोषणा और कुर्की, अगर वारंट के बाद में भी नहीं आता तो उसके बारे में उद्घोषणा जारी की जाती है ना, उसकी संपत्ति की कुर्की कर ली जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद इन्हीं आदेशिकाओं से, समन वारंट से संबंधित, आदेशिका मतलब समन या वारंट, तो आदेशिका से संबंधित अन्य नियम जो है यहाँ पे दिए हुए हैं कि भाई अगर हाजिर होता है तो उससे बॉन्ड वगैरह लिया जाएगा या बेल बॉन्ड लिया जाएगा, इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ तो था व्यक्ति के हाजिर होने के लिए, चैप्टर नंबर 7 क्या कहता है, कोई दस्तावेज वगैरह पेश करने के लिए आदेशिका यहाँ पर। अब दस्तावेज पेश करने के लिए भी उसी तरीके से है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है, समन किया जा रहा है। फिर उसके बाद में क्या किया जा रहा है, कोई दस्तावेज नहीं मिलता है तो वहां पर सर्च वारंट जो वो जारी किया जाता है, उसके कोई भी तलाशी के दौरान कोई भी वस्तु, कोई भी दस्तावेज तलाश करना है उसके संबंध में। यहाँ पे देखो उद्घोषणा कुर्की वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है ना, किसी भी चीज को पेश करने के लिए। और यहाँ पे तलाशी से संबंधित फिर बाकी जनरल प्रोविजन हो गए। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 7। उसके बाद में अब बात आती है ये चैप्टर नंबर 8 की। ये आपका लागू होता है कि कहीं जो चीज है या कोई व्यक्ति है अगर वो भारत से बाहर है तब उसके संबंध में क्या प्रक्रिया अपनानी है। तो कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था जो है वो अपनाई जाती है ना। तो ये आपका जो है वो हो गया व्यतिकारी व्यवस्था और संपत्ति की कुर्की और संप्रण के लिए प्रक्रिया। यानी एक तरह से हम कहेंगे कि जो प्रोसीजर है, तो व्यतिकारी मतलब रेसिप्रोकल बोलते हैं व्यतिकारी को, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट किसके लिए, असिस्टेंट यानी सहायता के लिए सर्टेन केसेस में, और संपत्ति की कुर्की और संप्रण के लिए प्रक्रिया यानी प्रोसीजर फॉर दी फॉरफीचर यानी संप्रण के लिए अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हो गया इसमें। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे संप्रण से संबंधित हो गई। और ये चैप्टर नंबर आपका 124 तक है। चैप्टर नंबर 8 आपका 111 से लेकर 124 सेक्शन तक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 आता है
जो भी ये भी एक जनरल प्रोविजन है कि कहीं पे कोई अपराध होता है या अपराध होने की संभावना होती है तो वहां पर प्रक्रिया क्या अपनाई जाती है। तो चैप्टर नंबर 9 कहता है वहां पे प्रशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए सिक्योरिटी बढ़वाई जाती है। तो अलग अलग अपराधों के मामले में अलग अलग यहाँ पे टाइप से सिक्योरिटी जो वो ली जाती है ना। और ये चैप्टर नंबर 9 जो है वो 125 नंबर सेक्शन से लेकर और आपका 143 सेक्शन तक है। ठीक, उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 आता है जो कि मेंटेनेंस की बात करता है। सीआरपीसी में ये चैप्टर नंबर 9 था 125 से। उसके बाद यहाँ पे ये 144 से लेकर 147 तक प्रोविजन है इसमें चैप्टर नंबर 10 में, जिसमें पत्नी का, संतान का और माता पिता का, इनके तीनों के भरण पोषण के लिए आदेश के संबंध में प्रक्रिया दी गई है ना। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है जो कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए है। इसको बोलते हैं जो प्रशांति है ना, प्रशांति को बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी। यहाँ पे पीस नहीं है, यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी है। और ये क्या हो गया, पब्लिक ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर। तो ये प्रक्रिया अपनाई जाती है जैसे कहीं पे विधि विरुद्ध जमाव होता है तो उसको तितर बितर करने के लिए है ना, पहले सिविल फोर्स जो है अप्लाई किया जाता है, फिर आर्म फोर्स जो है, यहाँ पे ये कौन सा सिविल फोर्स है, फिर यहाँ पे क्या ये आर्म फोर्स अप्लाई किया जाता है जमाव को तितर बितर करने के लिए, है ना। और कहीं पे पब्लिक न्यूसेंस होता है तो उसको हटाने के लिए सशर्त आदेश जो वो जारी किए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए प्रोविजन आपके 167 तक जो है ये प्रोविजन है, यानी 148 से लेकर 167 यानी 167 तक जो ये प्रोविजन है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ पुलिस की ड्यूटी दी गई है जो प्रिवेंटिव ड्यूटी है एक तरह से। क्या है, चैप्टर नंबर 12 में पुलिस के निवारक कार्य हैं यहाँ पे, यानी प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, और ये आपका 168 से लेकर 172 तक प्रोविजन है। इसमें कोई भी अपराध होता है या होने की संभावना होती है ना, तो उसको रोकने के लिए पुलिस क्या क्या कर सकती है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक, चाहे संज्ञेय अपराधों के लिए किसी के मन में कोई भी बात है कि भाई कोई अपराध किए जाने की परिकल्पना है तो उसकी इत्तला कि भाई कोई अपराध होने वाला है, वो ये ऐसी योजना बना रहे हैं कुछ कि ऐसा अपराध करेंगे, तो उसकी कोई भी इत्तला पुलिस अधिकारी को दे सकता है। संज्ञेय अपराध किया जाने का रोकने के लिए गिरफ्तारी सबसे ज्यादा कौन सी सेक्शन लगेगी अब, जो इससे पहले 153 लगती थी, अब यहाँ पे कौन सी हो गई 170 सेक्शन, ये ज्यादातर जो वो लगती है ना। और लोक संपत्ति की हानि का निवारण, तो ये इस तरह से पुलिस के प्रिवेंटिव एक्शन है। जो प्रक्रिया अब स्टार्ट होती है वो होती है चैप्टर नंबर 13 से। तो चैप्टर नंबर 13 से जो है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से कि पुलिस को इत्तला और उसकी अन्वेषण करने की, देखो तीन चीजें होती हैं। एक हो गया इन्वेस्टिगेशन, तीन चीजें महत्वपूर्ण यहाँ पे चलती हैं प्रक्रिया के दौरान। इन्वेस्टिगेशन हो गया, इंक्वायरी हो गई, ट्रायल हो गया। बाकी चीजें ट्रायल के बाद की हैं फिर। तो तीन चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। इन्हीं के बीच में फिर बाकी चीजें जो है वो होती हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन कोई भी अपराध जैसे होता है तो उस अपराध के संबंध में पहले क्या होती है, एफआईआर दर्ज होती है यहाँ पे, है ना। सबसे पहले क्या होगा, एफआईआर दर्ज होगा। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 यहाँ पे एफआईआर के संबंध में प्रावधान करता है। अब या तो अपराध जब होता है तो दो ही तरीके से, या तो एफआईआर होगी या फिर क्या होती है कंप्लेंट यानी परिवाद होता है, तो कंप्लेंट होती है ना। अब कंप्लेंट तो बाद में होती है, सबसे पहले क्या होगा, एफआईआर होगी, यानी कंप्लेंट आप डायरेक्ट कंप्लेंट में जो है वो बाद में जाते हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, एफआईआर करते हैं। वो दूसरा तरीका आता है जब एफआईआर नहीं होती है तब क्या होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 13 जो कि 173 सेक्शन से लेकर 173 सेक्शन से लेकर ये आपका 196 तक है। ठीक, चैप्टर 13 जो कि संज्ञेय अपराध से संबंधित या इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, जिसमें
यहाँ पे संज्ञेय मामलों में इत्तला है और यहाँ असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं उनके मामले में। तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है। तो ये पढ़ेंगे बाद में। तो अभी चैप्टर को देख रहे हैं कि पहले जो है इसमें प्रक्रिया कैसे चलती है। तो यहां से होती है कि अपराध हुआ, अपराध होने के बाद में सबसे पहले आपने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, यानी कोई अपराध, पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी होता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उससे जाके आप जो है इत्तला देते हो, है ना, इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो पुलिस ऑफिसर फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 आता है, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या हो गया, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसमें जुरिस्डिक्शन की बात करता है, जो कोर्ट है ना, उनकी बात करता है कि जो कोर्ट है उनकी जुरिस्डिक्शन इंक्वायरी और ट्रायल में क्या होगी। तो पहले इंक्वायरी और ट्रायल जो होता है उसमें जुरिस्डिक्शन की बात की जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात आती है कि जो इंक्वायरी और ट्रायल होगा, यानी जो इंक्वायरी होगी उसके बारे में, इंक्वायरी और ट्रायल के बाद में इसके बीच में जो इंक्वायरी और ट्रायल के लिए यहाँ तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट की अधिकारिता बता दी। अब बात आती है यहाँ से कॉग्निजेंस की, है ना, यहां से किसकी बात आती है, कॉग्निजेंस की। तो ये आपका जो है वो संज्ञान, यानी यहाँ पे संज्ञान के बारे में ये बातें हैं। तो चैप्टर नंबर 15 जो वो कॉग्निजेंस से रिलेटेड है। अब कॉग्निजेंस जो होता है वो जांच जो होती है उसके पहले जो है वो क्या होता है, कॉग्निजेंस, फिर जांच शुरू हो जाएगी, फिर ट्रायल हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो वो चलती है। अब उसके बाद में कॉग्निजेंस के बाद में यहां से कंप्लेंट आती है। देखो ये जो प्रक्रिया थी वो थी इन्वेस्टिगेशन, यानी जो एफआईआर होती है उसके बेस पर वो चीजें चल रही होती हैं, है ना। और यहाँ पर ये आ गई डायरेक्ट ही मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट जब कर दी जाती है 200 के अधीन, यानी जब वहां की सारी प्रक्रियाएं अपना ली जाती हैं, वो कोई प्रक्रिया नहीं चलती है। चाहे आप जैसे हम उसमें पढ़ते हैं सीआरपीसी में, जैसे पढ़ते हैं कि जो 154 के अधीन वहां पे एफआईआर के लिए हम जाते हैं, तो यहाँ पे किस में जाते हैं, 173 में हमने एफआईआर के लिए गए। और फिर 173 में जो है 173 का क्लॉज 3 है ना, यहाँ पे हम एसपी को जो है वो जाते हैं, वहां पे एसपी को डाक के द्वारा जो है सूचना देते हैं कि भाई यहाँ पे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है। तो इस तरह से प्रक्रिया चलती है। फिर एसपी भी जो है कार्रवाई नहीं करता है, तो फिर हम जो है कहां जाते हैं, जो 156(3) है आपका, यानी 175, इसके अधीन मजिस्ट्रेट को जो है वो भेजते हैं। अब यहां पर भी नहीं करते तो मजिस्ट्रेट हम डायरेक्ट जो वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से दो तरीके से जो अपराध की प्रक्रिया चलती है, या तो एफआईआर के द्वारा या कंप्लेंट के द्वारा। उसके बाद अब जब कंप्लेंट होती है तो कंप्लेंट के बाद में मजिस्ट्रेट यहाँ पे कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जो वो कार्यवाही का प्रारंभ किया जाना। यहाँ पे क्या, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई कैसे प्रारंभ की जाएगी जब कंप्लेंट हो जाती है, तो उसके बाद में चैप्टर नंबर 17 में। फिर जब कंप्लेंट हो जाती है तो वहां से जो हमने इंक्वायरी के और ट्रायल के संबंध में हमने बातें पढ़ ली, कॉग्निजेंस के संबंध में बातें पढ़ ली, तो इंक्वायरी ट्रायल के बारे में बात कर ली, है ना। अब उसके बाद में जब इंक्वायरी होती है ना, तो उसके बाद में यहाँ पे चार्ज फ्रेम जो वो होता है। ठीक, अब भाई या तो चाहे वो एफआईआर के द्वारा जो है चीजें आए मजिस्ट्रेट के समक्ष, चाहे वो कंप्लेंट के थ्रू आए मजिस्ट्रेट के समक्ष, दोनों में ही कॉग्निजेंस लेने के बाद में जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, जांच शुरू करेगा, और जांच करने के बाद में जो है वो देखेगा कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप जो है वो यहाँ पे बनाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या लगाएगा, चार्ज फ्रेम करेगा यहाँ पे अभियुक्त के खिलाफ, ठीक है ना। तो चैप्टर 18 आपका हो गया चार्ज से रिलेटेड। और चार्ज के बाद में फिर क्या होगा, ट्रायल शुरू हो जाता है। तो जैसे ही चार्ज खत्म हुआ उसके बाद में चैप्टर नंबर 19 से लेकर चैप्टर नंबर 22 तक आपका जो है वो क्या चलता है, ट्रायल चलता है। जो चैप्टर नंबर पहले 21 तक था, अब वो चैप्टर नंबर कहां तक पहुंच गया, 22 तक, है ना।
भाई 19 में यहाँ से कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष जो ट्रायल है वो शुरू होता है, फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल होता है जो कि 2 पार्ट में होता है, या तो पहले वारंट मामलों का ट्रायल होता है, फिर समन मामलों का ट्रायल होता है, फिर उसके बाद में समरी ट्रायल होता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष जो ट्रायल था यहाँ पर ये 248 से लेकर 260 तक है। और फिर वारंट मामलों का ट्रायल है। वारंट मामलों का ट्रायल भी 2 प्रकार का होता है, एक पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामले होते हैं, है ना, जो 261 से लेकर 266 तक है यहाँ पर। और फिर पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर यानी कंप्लेंट पर आधारित जो है संस्थित मामले होते हैं, उनका ट्रायल 267 से लेकर 270 जो कि वारंट मामले होते हैं। उसके बाद में ये विचारण की समाप्ति के बाद फिर यहाँ पे मजिस्ट्रेट के द्वारा समन मामलों का ट्रायल की प्रक्रिया अलग दी हुई है, 274 से लेकर जहां पर 278 तक ये प्रक्रिया जो वो चलती है, 274 से लेकर 278 तक। फिर ये बाकी जनरल प्रोविजन है जो समन मामलों से संबंधित है ट्रायल के दौरान, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये समरी ट्रायल है 283 से लेकर 288 तक, ठीक। और उसके बाद प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर आता है जो पहले 21A था ना, अब वो चैप्टर 23 हो गया। फिर उसके बाद में 23 के बाद प्ली बार्गेनिंग के बाद में अब यही जो ट्रायल जो हो रहा है उस ट्रायल में क्या क्या चीजें जो है वो की जाती हैं। जैसे अगर कोई जेल में बंद है, डिटेन्ड व्यक्ति है, तो उसकी ट्रायल के दौरान वहां पे हाजिरी अगर चाहिए तो उसको बुलाया जाता है। और एविडेंस है अगर, तो 25 में फिर वहां पे ट्रायल में जो है एविडेंस किस तरीके से लिया जाएगा उसके बारे में प्रोविजन चैप्टर नंबर 25 करता है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद में ट्रायल के दौरान ही साक्ष्यों की परीक्षा, उसके लिए कमीशन जारी किया जाना, किस तरीके से होगा, परीक्षा कैसे होगी ना, इन सब के बारे में। और बाकी ये भी ट्रायल की बात है कि भाई जांच और विचारण के बारे में जनरल प्रोविजन इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान ही, तो चैप्टर नंबर 26 हो गया यहाँ पर 337 से लेकर आपका 366 तक यहाँ पे हो गया। अब उसके बारे में ये अलग से प्रोविजन है जो कि विकृत अभियुक्त जो होता है उसके बारे में, अनसाउंड पर्सन जो होता है उसके बारे में प्रोविजन है ये अलग से, जो कि पहले 25 में था अब 27 में है। और ये 367 से लेकर है आपका अनसाउंड पर्सन के बारे में 378 तक है ये, है ना। फिर अब बात आती है कि कुछ ऐसे अपराध होते हैं जो न्याय प्रशासन पर प्रभाव डाल सकते हैं, उनके बारे में प्रोविजन चैप्टर नंबर 28 में किया गया है, ठीक। उसके बाद में चैप्टर नंबर 29 जो है वो ट्रायल खत्म जैसे ही होता है तो फिर जजमेंट की बात करता है 29, जो कि पहले 27 था अब 29 है, ठीक। अब जो चैप्टर नंबर 29 है यानी जैसे ही विचारण खत्म होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जजमेंट जो वो कोर्ट देगा। अब कोर्ट जजमेंट देगा यानी 392 सेक्शन से लेकर ये 406 तक जजमेंट के बारे में प्रोविजन। फिर जजमेंट जो दिया है उसमें अगर जजमेंट मृत्युदंडादेश है, उसमें अगर जजमेंट क्या है मृत्युदंडादेश है, तो उसकी क्या होगी, कंफर्मेशन होगी, पुष्टि होगी उसकी, तो वो चैप्टर नंबर 30 में है। अब मृत्युदंडादेश दिया हो या कोई भी दंडादेश दिया हो उसके विरुद्ध कहां जाएंगे, अपील में जाएंगे, या दोष मुक्त किया हो या दोषयुक्त दो ही होगा, या तो कन्विक्ट होगा या एक्विटल होगा, है ना। या फिर राज्य सरकार जाती है जहां पे उसको लगता है कि अपर्याप्त दंडादेश है, इनसफिशिएंट पनिशमेंट जो वो दिया गया सेंटेंस, है ना, तो उसके लिए फिर अपील में जाते हैं। फिर ये अपील से संबंधित प्रोविजन आपके आ जाते हैं चैप्टर नंबर 31। और ये यहाँ पे आप देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 31 है अपील से संबंधित, और इसी का उल्टा कर दो 13 आता है, और 4 इसमें पहले जोड़ दो तो कहां से शुरू है, 413 से अपील से संबंधित प्रोविजन आपके शुरू हैं, ठीक। और ये 413 से लेकर कहां तक है, 435 तक, ठीक, अपील से संबंधित। अब अपील में गए और अपील में अगर कोई नहीं जाता है तो वो कहां जाएगा, अपील से संबंधित या तो प्रोविजन नहीं है किसी में या अपील नहीं की जाती है तो फिर कहां जाते हैं, रिवीजन में, ठीक। और
कोर्ट या कोर्ट चाहता है तो वो खुद क्या कर देता है, मामले को रेफर भी कर सकता है। ठीक, अब इसमें रिव्यू का इसमें प्रोविजन है नहीं, ठीक है ना। सीआरपीसी में रिव्यू से संबंधित प्रावधान नहीं है। वो कहीं कहीं जो है अपना कहा जाता है कि जो सीआरपीसी थी ना जैसे पहले, तो उसमें 362 जो सेक्शन थी, यानी अब जैसे बीएनएसएस है तो इसमें 403 जो सेक्शन है उसमें एक आ जाता है कि इसमें पार्शियली रिव्यू का जो है वो प्रोविजन है कि गलतियां जो लिपिक या त्रुटि गलती होती है उनके अलावा अपने निर्णय में संशोधन वो नहीं कर सकता। तो इस तरह से है। उसके बाद में 32 के बाद में 33 है, यानी जब मामला जो है उनको ट्रांसफर किया जाता है, जहां जब जजमेंट आ जाता है और मामले में ऐसे लगता है कि ये तो गंभीर न्याय हो सकता है इससे, तो वहां पे ये आपराधिक मामले का ट्रांसफर जो वो किया जाता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, हाई कोर्ट भी कर सकती है, और कोर्ट ऑफ सेशन जो होती है उसके द्वारा भी किया जा सकता है। उसके बाद जजमेंट दे दिया है, जजमेंट दे दिया, सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे दंडादेश जो है उसका निष्पादन एग्जीक्यूशन कैसे होगा, या फिर जो सेंटेंस है दंडादेश है उसका सस्पेंशन कैसे होगा, है ना, उसका परिहार और लघुकरण वो कैसे होगा। ठीक, तो जो परिहार लघुकरण का मतलब क्या होता है, यानी उसका रिमीजन करना या फिर उसका कम्यूटेशन करना। रिमीजन कहते हैं परिहार को और लघुकरण कहते हैं कम्यूटेशन को। तो यहाँ पे अलग अलग कारावास है दंडादेश, चाहे वो मृत्यु दंडादेश हो या फिर कारावास का हो या फिर जुर्माने का हो, तीनों ही प्रोविजन में जो वो किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे फिर दंडादेश होता है तो राष्ट्रपति के समक्ष जैसे जाते हैं ना, समुचित सरकार से जो वो मर्सी पिटिशन, ये नया वाला जो प्रोविजन है 472 न्यू जोड़ी गई है, तो यहाँ पे ये भी जो प्रोविजन है। फिर उसके बाद में बेल बॉन्ड के बारे में ये अलग से यहाँ पे बता दिया गया है कि आप जो है वो बॉन्ड जो है बेल जो वो कब ले सकते हो और बॉन्ड कब भरवा सकते हो, तो उसके संबंध में ये लास्ट में प्रोविजन किया गया है। जबकि वैसे इसको जो होना चाहिए ना, तो वो शुरू में ही होना चाहिए, जहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है उससे पहले ही ये दे देना चाहिए था बेल बॉन्ड के बारे में, है ना, क्योंकि ये तो हर स्टेज पे जो है बेल जो वो मिलती है ना, इन्वेस्टिगेशन से लेकर पूरा ट्रायल तक होने तक, तो ये बेल से संबंधित प्रोविजन है। तो उसके बारे में ये आपके हो जाते हैं कहाँ है 478। तो 478 से लेकर जो 35 चैप्टर है आपका, ये 478 से लेकर 496 तक, 478 से लेकर 496 तक किससे संबंधित प्रोविजन है, बेल से संबंधित। ठीक, उसके बाद में चैप्टर नंबर 36 आता है जो कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में प्रावधान करता है। जनरल प्रोविजन है, यहाँ पे भी जब जैसे कोई दंडादेश दे दिया जाता है, जब फाइनल हो जाता है, तो अब किसी व्यक्ति की संपत्ति है उसकी वसूली की जानी है या फिर वो सीज कर ली है, फोरफीचर कर लिया है उस संपत्ति का, तो उसके संबंध में प्रोविजन है, यानी उस संपत्ति का कैसे डिस्पोजल किया जाना है। तो ये 497 से लेकर 497 से लेकर 505 तक जो ये प्रोविजन है। और उसके बाद में जो लास्ट चैप्टर आपका नहीं 37, ये तो उसका 37 है ना बीएनएसएस का, तो ये तो अभी लास्ट नहीं है। फिर यहाँ पे आती है कि अनियमित कार्रवाइयां, यानी चाहे वो आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो, चाहे वो ट्रायल के दौरान हो, चाहे वो दंडादेश के दौरान हो, यानी उनमें कहीं पे भी, चाहे वो चार्ज फ्रेमिंग के दौरान हो, है ना, तो उनके संबंध में प्रावधान यहाँ पे किया गया है कि उनमें कुछ अगर अनियमित आता है तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी। तो उसके संबंध में प्रोविजन ये 506 से लेकर 512 तक का जो प्रोविजन है वो इसमें किया गया है चैप्टर नंबर 37 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 38 आता है। यहाँ पे लिमिटेशन की बात की गई है कि जब कॉग्निजेंस किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो उसके लिए लिमिटेशन जो है वो क्या है, यानी किन अपराधों में कितने समय के भीतर जो कॉग्निजेंस लिया जाएगा। ठीक, और उसके बाद लास्ट आता है मिसलेनियस, यानी प्रकीर्ण 520 से लेकर 531 तक। और मिसलेनियस में वही हाई कोर्ट की पावर या हाई कोर्ट के समक्ष ट्रायल, ये सब जो है बातें मिसलेनियस लास्ट में जो चैप्टर नंबर 39 में बताई गई हैं 520 से लेकर 531 तक। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट जो होता है और आपने ये प्रक्रिया को समझ लिया है।
अब जो पढ़ेंगे हम, अब वो डेफिनेशन क्लॉज जो वो पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी आप जो बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार होना है और क्या आपको कमी लगी है, किस तरीके से पढ़ाना है, फास्ट है, स्लो है, या तरीका थोड़ा सा और इजी और होना चाहिए था, या फिर थोड़ा टिपिकल है, किस तरीके से है, तो आप वो कमेंट करके बता देना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।